हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर सब्जेक्ट ज्योग्राफी और सेमेस्टर थर्ड में आपके फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट के बाद में फिजिकल ज्योग्राफी सेकंड स्टार्ट होती है। फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर में और फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड आपके सेकंड ईयर में सेमेस्टर थर्ड में है। आज हम बात करेंगे मेजर रूप से अपना एक टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना सभी। आज स्टार्ट करेंगे जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान की अगर बात करें तो जलवायु विज्ञान को हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो इस क्लाइमेटोलॉजी में क्या होता है, क्या नहीं होता है, सभी तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक है जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि ये वायुमंडल होता क्या है और ये किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्वों का योग होता है जिसकी वजह से वायुमंडल का निर्माण होता है। इसके साथ साथ हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि इसकी जो शब्दावली है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट आपके लिए क्लियर होना जरूरी है। जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो हम शुरू करते हैं कि ये आपकी जो जलवायु विज्ञान है ये कैसे है और इसमें हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो ये भूगोल का पार्ट है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो आपका भूगोल है, इस भूगोल में हम क्या करते हैं, जैविक व अजैविक, यानी कि आपका जो भूगोल विषय है इसके अंतर्गत हम जलवायु विज्ञान, यानी कि भूगोल की एक शाखा है जलवायु विज्ञान। और भूगोल में हम क्या करते हैं, जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं, घटक, इनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैविक व अजैविक घटकों का अध्ययन, जैविक और अजैविक घटकों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। और इसमें भी मेजर रूप से किसका अध्ययन करते हैं, अजैविक घटकों का अध्ययन करते हैं। ध्यान से देखना, एक एक चीज को अच्छे से समझना। अगर आपके कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताना। इसमें भी मुख्य रूप से हम किसका अध्ययन करते हैं, तीन तत्वों का, जल, स्थल और वायु। यानी कि इन तीन तत्वों का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम देखते हैं कि हम इसका अलग से अध्ययन क्यों करते हैं। आपने ये तो पहले पढ़ लिया होगा कि मानव जो है वह किसी भी विषय का अध्ययन करता है तो वो किसके संदर्भ में अध्ययन करता है, मानव के संदर्भ में अध्ययन करता है। या यूं कह सकते हैं कि ये जो भूगोल है, भूगोल की एक शाखा जलवायु विज्ञान, इस जलवायु विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं। मानव अपनी सुविधा के लिए, मानव जानने की जिज्ञासा रखता है कि ये वायुमंडल क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, आदि सभी तत्वों का अध्ययन करने की कोशिश करता है। तो इसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक डायग्राम बना के मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये कैसे होता है और किस प्रकार इसकी क्रिया घटित होती है। देखिए, वायु जो मंडल है, ये आपका वायुमंडल। अब इसमें थोड़ा सा हम डीपली अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करना। ये आपकी मान लीजिए पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पे क्या होता है, इसके जो चारों ओर का जो आवरण होता है, और आवरण को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। और इस वायुमंडल में आप समझने की कोशिश करना, यानी कि एक आवरण है, ये पृथ्वी का सरफेस है। इस पृथ्वी के सरफेस से ऊपर यानी कि एक निश्चित ऊंचाई पर एक वायु का आवरण होता है। या यूं कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं ठोस कण, मुख्य रूप से ठोस कण और वायवीय कण। इसका विस्तृत अध्ययन हम जस्ट अगली क्लास में करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम करेंगे अपना बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर। तो इसमें यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न पार्टिकल्स, एरोसॉल्स और जो आपके वायवीय कण जिसको हम बोलते हैं, और ठोस कण है। ठोस कणों में बहुत सारे आते हैं, जैसे नमक के कण है, धूल के कण है, धुआं के कण है, उनका अध्ययन हम आगे करेंगे।
तो इसमें करना क्या है आपको, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, यानी कि इसमें जो पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। सीधी सीधी अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण होता है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। अब ये जो वायुमंडल है, एक चीज यहाँ पे समझना कि डेफिनेशन आपकी होगी, अब ये जो वायुमंडल है ये पृथ्वी के चारों ओर क्यों फैला हुआ है, ये ऊपर भी तो जा सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है, और ये इसके पृथ्वी के आसपास ही क्यों फैला हुआ है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी कारक है वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ होता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि क्वेश्चन आ जाए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का कि ये जो वायुमंडल है ये पृथ्वी के चारों ओर किस कारण फैला हुआ होता है, तो आपको आंसर देना है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। और ये जो एरोसोल्स होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, धूल कण होते हैं, और इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोलाकार। ये जो एरोसोल्स होते हैं इनका आकार कैसा होता है, ये होते हैं गोलाकार। कैसे होते हैं, गोलाकार। गोलाकार यानी कि गोल होते हैं, और मंडलाकार यानी कि एक मंडली के रूप में, मंडलाकार एक मंडली के रूप में ये विस्तृत रूप से फैले हुए होते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं, और इसी वायुमंडल में जो बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो किस कारण लिपटे हुए होते हैं, पृथ्वी के चारों ओर किस कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लिपटे हुए होते हैं। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना कुछ भौगोलिक शब्दावलियां हम वायुमंडल को आगे पढ़ने से पहले देखते हैं कि कुछ शब्दावलियां है जो आपके समझ में पहले आना जरूरी है। क्यों, क्योंकि फिर बार बार आपकी दिक्कत आएगी कि होता क्या है। पहला इसमें वर्ड आता है, एक आता है मौसम, दूसरा आता है ऋतु, मौसम, ऋतु, और अगला आता है जलवायु। दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये लगभग एक जैसे हैं, लेकिन ये वर्ड्स एक जैसे नहीं है, सभी डिफरेंट है, इनमें अंतर पाया जाता है, और अंतर भी इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। ध्यान से करना, यहीं पे क्लियर कर लेना। मौसम जो शब्द है, ठीक है, ये मौसम शब्द से लिया गया है, मौसम का टॉपिक आएगा उस समय पढ़ेंगे इसको। तो मौसम है, मौसम किसे कहते हैं, मौसम क्या होता है, यानी कि कुछ घंटों से, यानी कि ये क्या होता है, कुछ घंटों से एक या दो दिन का काल। कहने का मतलब यह है कि मौसम क्या होता है, एक क्षणिक घटना होती है। मौसम क्षणिक घटना होती है जो कुछ घंटों से लेकर एक या दो दिन के लिए घटित होने वाली क्रिया होती है, यानी कि क्षणिक घटना होती है, ये लंबे समय के लिए घटित नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा, तेज धूप है, बादल आते हैं और अचानक छांव हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। बादल हो गए, वर्षा हो गई, तो पहले गर्मी थी और अचानक से क्या हो गई, वर्षा हो गई, तो टेम्परेचर कम हो गया। तो ये क्षणिक घटना होती है। नेक्स्ट आता है ऋतु। ऋतु क्या होता है, ऋतु 3 माह की अवधि में घटित होने वाली किसी क्षेत्र की जलवायु अवस्थाएं होती है। कहने का मतलब इसमें है ये है कि 3 माह का काल, ठीक है, 3 माह का काल होता है जिसमें एक समान दशाएं पाई जाती है। जैसे हम बात करें इसमें, जैसे ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। तो आप इसमें देखते हैं कि जैसे ग्रीष्म ऋतु आता है, यानी कि लगभग 3 महीने की ये अवधि आती है, और इसके अलावा आप देख सकते हो बसंत,
बसंत ऋतु, यानी कि ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, यानी कि 3 माह की एक अवधि होती है जिसमें एक समान मौसमी दशाएं देखने को मिलती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, इसमें गर्मियां आती है, शीत ऋतु में सर्दियां आती है, वर्षा ऋतु में यानी कि 3 महीने के लिए लगभग वर्षा प्राप्त होती है, और बसंत ऋतु यानी कि 3 महीने की, और ये 3-3 महीने यानी कि एक साल को डिवाइड किया गया है। और ये आता है इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जलवायु क्या होती है। तो जलवायु क्या होती है, यानी कि 30 से 35 वर्षों की औसत दशा, औसत दशा का मतलब है कि यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे एक लंबी समय अवधि से एक समान मौसमी दशाएं या यूं कह सकते हैं जलवायु दशाएं देखने को मिलती है, यानी कि हमेशा एक जैसी जलवायु वहां पे देखने को मिलती है, या यूं कह सकते हैं कि जो जलवायु होती है वो एक लंबे समय अवधि के दौरान घटित होने वाली क्रिया होती है। जैसे हम इसमें भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलते हैं तो उधर जैसे शीतोष्ण जलवायु, इसके अलावा उष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, तो ऐसे विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह भी अपने एक टॉपिक है जिसको हम विस्तृत देखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 30 से 35 साल की जो अवधि होती है उसमें घटित होने वाली जो औसत मौसमी दशाएं होती है उनको जलवायु कहते हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट आता है, एक संस्थान है जिसका नाम है IMO। ध्यान से देखना, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संस्थान या अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन, याद रखना इसको, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन क्या बताता है कि 31 वर्षों की औसत दशाएं, यानी कि कोई सा भी क्षेत्र है उसमें 31 वर्षों की जो औसत दशाएं एक समान रहती है तो उसे जलवायु कहा जाता है। किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन अर्थात IMO के अनुसार। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक विद्वान है जिनका नाम है कार्मन, जी हाँ सही सुना, कार्मन। याद रखना, कार्मन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अपना एक प्रिंसिपल देते हैं वो भी हम देखेंगे आज की क्लास में। कार्मन है, ये कहाँ के? हंगरी के मूल निवासी है, और इसके अलावा हंगरी मूल के अमेरिकन वैज्ञानिक है। ये क्या बताते हैं, ध्यान से देखना, अपनी जो पृथ्वी है ठीक है, एक इधर समझने की कोशिश करना। दो डायग्राम्स मैंने दिए हैं, दोनों को हम विस्तार से देखेंगे। कॉर्मन के अनुसार देखते हैं तो कॉर्मन महोदय क्या बताते हैं कि जो अपना स्थल भाग है, स्थलीय भाग से ऊपर लगभग 100 किलोमीटर, लगभग ये जो स्पेस है ये वाला, यानी कि 100 किलोमीटर का जो स्पेस है इसके ऊपर, यानी कि स्थलीय भाग से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का लगभग कितना 99.99% भाग, इसके अनुसार, कार्मन के अनुसार। तो कार्मन महोदय बताते हैं कि पृथ्वी के स्थलीय भाग से एक ऊपर रेखा है जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसमें वायुमंडल का 99.99% भाग समाहित होता है, और इस लाइन को ही किस नाम से जाना जाता है? कार्मन के नाम से, कार्मन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो कार्मन महोदय ने बताया कि पृथ्वी से ऊपर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक रेखा है जिसमें
वायुमंडल का लगभग 99% से भी ज्यादा यानी कि लगभग 100% भाग पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई है कितनी, 100 किलोमीटर, और इसे कारमन लाइन के नाम से जाना जाता है। और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे, इसमें गैस, धूल कण सभी शामिल होते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कारमन लाइन क्या है। अब इसके बाद में जो टॉपिक है वो हम आगे देखते हैं। तो कारमन लाइन से हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना। अब हम स्पेस में बढ़ेंगे आगे। तो ये जो कारमन लाइन है ये वाली, इसकी ऊंचाई मैंने बता दी 100 किलोमीटर, ठीक है। और इसे कारमन लाइन के नाम से जाना जाता है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या होता है इसमें क्या होता है, इसमें 99.99% भाग आ गया। तो इससे ऊपर हम बढ़ते हैं तो अपना जो चंद्रमा है ये वाला, तो इस भाग को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये चंद्रमा तक का जो स्पेस होता है ये वाला, इसे कारमन महोदय बताते हैं। अपना ये वाला जो क्षेत्र है इसे एरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एरोलॉजी, ठीक है। इससे ऊपर आता है यानी कि बहुत सारी जो ग्रह होते हैं वो। अब इसकी ऊंचाई के बारे में, एक ऊंचाई का जो आंकड़ा है वो है 100 किलोमीटर का। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे कारमन के अनुसार संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 99% भाग आ जाता है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं तो ये जो स्पेस है यानी कि कारमन जो लाइन है, इस कारमन लाइन से चंद्रमा के मध्य का जो भाग है यानी कि ये वाला जो भाग है, इसे कारमन महोदय ने एक नाम दिया है शिशुलर स्पेस। याद रखना, इस क्षेत्र को शिशुलर स्पेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शिशुलर स्पेस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले स्थल, फिर कारमन लाइन, और फिर उससे ऊपर क्या आता है, शिशुलर स्पेस। और जो कारमन लाइन और पृथ्वी के मध्य का जो भाग है उसे एरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आपके एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो शिशुलर स्पेस है वो चंद्रमा और कारमन लाइन के मध्य का भाग है। इसके अलावा हम बात करें, आगे आता है अपना अंतरिक्ष भाग। ये जो कारमन लाइन है यानी कि एरोलॉजी का जो भाग है, और ये वाला जो क्षेत्र है अपना, इसे क्या बोलते हैं इसको अगाध अंतरिक्ष। यानी कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उसे अगाध अंतरिक्ष के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा हम बात करें एस्ट्रोलॉजी, ध्यान रखना, नोट कर लेना कि जो कारमन लाइन वो एरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को अलग करती है। कारमन लाइन किसको अलग करती है? एरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को डिवाइड करती है या विभाजित करने का कार्य करती है। अब इसके बाद में अगर अपन देखें कि ये जो स्पेस वाला क्षेत्र है, इसके बाद में जो आता है उसे बोलते हैं आउटर स्पेस। किस नाम से जानते हैं? आउटर स्पेस के नाम से जानते हैं। यानी कि अगाध अंतरिक्ष, यानी कि इसका विस्तार अनंत पाया जाता है। इसके बारे में हम जानकारी बाद में लेंगे। अब मोटी मोटी जो बात आती है वो है कि इसका जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल का विस्तार 30,000 किलोमीटर तक मैक्सिमम पाया जाता है। लेकिन इसका जो अधिकांश भाग वह पाया जाता है 10,000 किलोमीटर तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। हाँ, हो गया। अब देखते हैं, कारमन लाइन के बाद में हम बात करेंगे कि जो अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में हमने एक पॉइंट देखा अभी, ऋतु वाला। ठीक है, ऋतु, हाँ, ये जो शब्द है ऋतु, यहां से एक पॉइंट वो निकलता है कि अपनी जो पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो ये अक्ष पर झुकी हुई है इस कारण
पृथ्वी के अक्ष पर झुके हुए होने के कारण पृथ्वी के अक्ष के कारण पृथ्वी क्या होती है, झुकी हुई होती है। तो पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर झुका हुआ होना पाया जाता है, इसके अकॉर्डिंग ऋतु परिवर्तन होता है या ऋतुओं का निर्माण होता है। ऐसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो इस समय क्या होता है, इसकी किरणें यहाँ पर आती है, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु कहलाएगी और यहाँ पे शीत ऋतु कहलाएगी। यानी कि नॉर्थ पोल में तो ग्रीष्म ऋतु और साउथ पोल में विंटर सीजन रहेगी। तो यानी कि सूर्य की किरणें धरातल पर गिरती है और ये तिरछी रहती है। इसमें पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव होता है उसके कारण ये ऋतु परिवर्तन होता है। अब इसके अलावा पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सूर्य की परिक्रमा और पृथ्वी के अक्ष पर झुके हुए होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ऋतु परिवर्तन हो गए। ऋतु परिवर्तन होने से क्या होता है, इसके अलावा अक्ष पर झुके होने से क्या होता है, दिन रात की अवधि निश्चित होती है, निर्धारित होती है, दिन रात का बनना निर्धारित होता है। इसके अलावा हम बात करें इस बिंदु के अलावा, आप नोट करते जाना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऋतु हो गया कि मतलब 3 महीने की जो मौसमी दशाएं होती है उनको ऋतु कहते हैं। और इसके अलावा हम बात करें कि जो पृथ्वी, ये जो बिंदु है इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका आंसर होगा 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई होती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, कंफ्यूजन मत होना। इसके अलावा एक लैंग्वेज है ग्रीक अथवा यूनानी। ये जो भाषा है इसमें जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और कितने डिग्री का, यानी कि यहां से 90 डिग्री के एंगल से कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। और ये जो कोण बनाती है, ये जो कोण है ये है 66.5 डिग्री का। और ये पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, इसे यूनानी भाषा में या ग्रीक भाषा में क्लाइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लाइमा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसे यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, क्लाइमा कहा जाता है। और इसी क्लाइमा से निकला है क्लाइमेटोलॉजी। क्या निकला है, क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि यही अपना जलवायु विज्ञान ले लो जी, ठीक है। क्लाइमा से निकला है क्लाइमेटोलॉजी। ये क्लाइमेटोलॉजी निकला है। और इसी क्लाइमेटोलॉजी को क्या कहते हैं, जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि क्लाइमा से क्या बना, क्लाइमेटोलॉजी। और ये किसने बनाया, बहुत ही प्रख्यात विद्वान जिनका नाम है हम्बोल्ट। क्या नाम है, हम्बोल्ट। हाँ, हम्बोल्ट महोदय ने इसी ग्रीक अथवा यूनानी शब्द क्लाइमा, और क्लाइमा क्या है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव क्लाइमा के आधार पर ही हम्बोल्ट महोदय ने क्लाइमेटोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। क्वेश्चन आ जाए कि क्लाइमेटोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया, तो आंसर आ जाएगा क्लाइमा से क्लाइमेटोलॉजी और हम्बोल्ट ने किया। और जैसे ही हम आगे इसमें देखते हैं तो जलवायु विज्ञान का जनक, यानी कि प्राथमिक जनक कौन आ गया, जनक किसका, जलवायु विज्ञान का, जलवायु विज्ञान का जनक। तो आज की क्लास में हम यहीं तक चर्चा करेंगे कि जलवायु विज्ञान का जनक कौन है, हम्बोल्ट। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जनक हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अभी क्लास काफी बड़ी हो चुकी है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर इस टॉपिक में कोई आपकी समस्या आई तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हाँ दोस्तों,
आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो और साथ ही साथ आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए देखना। हम आने वाली क्लासों में आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़। और जिन्होंने कर लिया उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है कमेंट करके ज़रूर बताइए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि क्लाइमेटोलॉजी या फिर जलवायु विज्ञान से संबंधित संपूर्ण नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। PDF नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय।